Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah students, and today we are going to do once again the reading text 1 of our first year English. कायदे आज़म का जो खिताब था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से 11 अगस्त 1947 को, उसको आज हम पढ़ेंगे और उसके मेन पॉइंट्स को कि कायदे आज़म ने आने वाले जो सियासतदान थे उनको कौन कौन से बड़े बड़े मसाइल से आगाह किया कि जब तक आप इन मसाइल से नहीं नबर्द आज़मा होंगे और इनके ऊपर अगर आप काबू नहीं पाएंगे तो आप दुनिया में एक खुशहाल कौम के तौर पर इज़्ज़त के साथ जो है, रिस्पेक्ट के साथ जो है अपनी एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर सकते। तो द कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेड प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑन द 11th अगस्त 1947। प्रेसिडेंशियल एड्रेस का मतलब कि सदारती खुतबा, वो खुतबा जो कि ख़ास मेहमान जो है वो डिलीवर करता है या वो लेक्चर, तो उसको जो है प्रेसिडेंशियल एड्रेस कहा जाता है। तो 11 अगस्त 1947 को उन्होंने ये खुतबा दिया टू द इनागुरल सेशन ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इनागुरल सेशन में, इनागुरल का मतलब होता है इफ्तिताही इजलास, ठीक है। इनागुरल एक एडजेक्टिव है जो कि निकला है इनागुरेट से। इनागुरेट का मतलब होता है इफ्तिताह करना, और यहाँ पर जो इनागुरल सेशन का मतलब हो गया इफ्तिताही सेशन ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसलिए कि वो असेंबली जो थी उसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन मुरतब करना। जो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी उस असेंबली की थी वो एक कॉन्स्टिट्यूशन मुरतब करना था। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल असर्शन इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया। तो ये खिताब जो था इट वाज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल असर्शन। अब यहाँ पर कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है इंतहाई अहम, ठीक है। एक इंतहाई अहम यानी कि ये एक असर्शन थी या स्पीच थी कायदे आज़म की, एक बयान था कायदे आज़म का इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया की तारीख के अंदर, जिसमें बताया गया कि स्टेट्स क्या होती हैं, स्टेट्स को कैसे काम करना चाहिए और स्टेट्स के सामने अहम मसाइल कौन कौन से होते हैं। सो दिस हिस्टोरिक स्पीच टेस्टिफाइज द कायदे आज़म्स विजन ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स it reminds about the teachings of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last of the prophets, peace be upon him, and his family and companions, that all men are equal in the eyes of God। यानी कि ये भी एक रिमाइंडर था कि जितने भी लोग हैं वो सब अल्लाह की नज़र में बराबर होते हैं और स्टेट को जो है उनको इक्वल हुकूक देने चाहिए। Here is an excerpt of his मेमोरेबल स्पीच। एक्सेप्ट का मतलब होता है एक छोटा सा टुकड़ा, यानी कि स्पीच तो बहुत बड़ी है लेकिन एक छोटा सा पीस या एक छोटा सा टुकड़ा जो है उनकी स्पीच में से, एक यादगार स्पीच में से उनकी जो है वो यहाँ पर जो है आपके सामने पेश किया जा रहा है, ठीक है। तो टेस्टिफाई का मतलब होता है ये दिस स्पीच, दिस हिस्टोरिक स्पीच टेस्टिफाइज, यानी कि ये स्पीच जो है सबूत है। किस चीज़ का सबूत है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन जो था वो पाकिस्तान के हवाले से क्या था और वो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन कौन सी टीचिंग्स को जो है लोगों को रियलाइज़ करवाना चाहते थे। तो यहाँ पर जो है उनकी स्पीच अब यहाँ से शुरू हो रही है और जैसा कि वो कह रहे हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई कॉर्डियली थैंक यू विद द अटमोस्ट सिंसियरिटी ऑफ द ऑनर you have conferred upon me. I sincerely hope that with your support and your cooperation we shall make this constituent assembly an example, ठीक है। I sincerely hope कि मैं पूरी दिल के साथ, पूरे खलूस के साथ जो है ये उम्मीद रखता हूँ कि आपकी सपोर्ट के साथ और आपकी कोऑपरेशन के साथ जो हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है एक मिसाल बना देंगे लोगों के लिए, ठीक है। आई कॉर्डियली थैंक यू, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करता हूं कि विद द अटमोस्ट सिंसियरिटी, और पूरे खलूस के साथ, फॉर द ऑनर यू हैव कन्फर्ड अपॉन मी, वो इज्जत जो कि आपने मुझे दी है। अब कन्फर का मतलब होता है अता करना, मरहमत करना, ठीक है। तो यहां पर जो है कायदे आज़म महसूस करते हैं कि ऑनर हैज बीन कन्फर्ड अपॉन हिम, कि एक ऑनर या इज्जत जो है लोगों ने उनको दी है कि उन्होंने उनको जो है यहाँ पर, तो और ये एक अंदाज भी होता है जब आप स्पीच करने जाते हैं तो लोगों का आप पहले शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे यहाँ पर जो है बात करने का मौका दिया। तो दीज आर द वर्ड्स दैट यू कैन यूज इन दैट कॉन्टेक्स्ट एज वेल, कि आप लोगों को बता सकते हैं कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर द ऑनर, फॉर द फॉर द गुडनेस दैट यू हैव कन्फर्ड अपॉन मी। तो ये इस किस्म की एक बात उन्होंने की यहाँ पर। और टू द वर्ल्ड वी विल मेक दिस असेंबली एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड, कि हम इस दुनिया के लिए इस असेंबली को एक मिसाल बनाएंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज टू मेन फंक्शंस टू परफॉर्म। दो मेन फंक्शंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, यानी कि कानून साज असेंबली ने अंजाम देने हैं, और वो कौन कौन से हैं। द फर्स्ट इज द वेरी ऑनरस एंड रिस्पॉन्सिबल टास्क ऑफ फ्रेमिंग आवर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान।
तो पहला क्या है, एक बहुत ही ऑनरस टास्क है, ठीक है। ऑनरस का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो कि करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, बहुत ज्यादा परेशानियां और चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है, लिहाजा इट इज एन ऑनरस एंड रिस्पॉन्सिबल टास्क टू फ्रेम द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड द सेकंड ऑफ फंक्शनिंग एज ए फुल एंड कंप्लीट सॉवरेन बॉडी। और साथ ही साथ आपने एक फुल और कंप्लीट सॉवरेन बॉडी के तौर पर भी काम करना है, यानी कि आपने इस मुल्क के जो मसाइल अर्जेंट बेसिस के ऊपर, डे टू डे बेसिस के ऊपर पैदा हो रहे हैं, उनको भी आपने जो है देखना है। बहुत सारे मसाइल हैं आपके सामने, मुहाजिरीन आ रहे हैं, सेहत के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं और बहुत सारे यानी कि इश्यूज हैं, तो उनको भी आपने एज ए सॉवरेन बॉडी, यानी कि एक आजाद, सॉवरेन का मतलब होता है एक फ्री बॉडी के तौर पर आपने उनको जो डील करना है एज द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान। लेजिस्लेचर का मतलब भी होता है वो लोगों का ग्रुप जिसके पास पावर होती है कि वो कानून बनाए और कानून का निफाज कर सके। वी हैव टू डू द बेस्ट वी कैन इन अडॉप्टिंग अ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, कि वी हैव टू डू अवर बेस्ट कि हमने सबसे पहले तो एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अडॉप्ट करना है फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान के लिए। You know really that not only we ourselves are wondering, but I think the whole world is wondering at the unprecedented cyclonic revolution that has brought about the plan of creating two independent sovereign dominions. Dominions का मतलब होता है रियासतें, ठीक है। तो कह रहा है कि हम, न सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया जो है वो हैरान है। वंडर का मतलब हैरान होना। At the creation of two सॉवरेन डोमिनियंस, दो आजाद मुल्कियतें जो बन चुकी हैं, उनके वजूद में आने पर जो है, एंड दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड साइक्लोनिक रेवोल्यूशन, एक ऐसा यानी कि रेवोल्यूशन है या इनकलाब है। रेवोल्यूशन का मतलब इनकलाब और साइक्लोनिक का मतलब एक बहुत बड़े पैमाने पर जिसने बहुत ज्यादा लोगों को अफेक्ट किया हो। साइक्लोन आपको पता है ना, वो जो गर्दबाद होते हैं, बड़ी बड़ी हवाएं जो कि पूरे के पूरे इलाकों को तबाह बर्बाद करके रख सकती है। लेकिन क्या है कि यहां पर वो कह रहा है कि दिस वाज अनप्रेसिडेंटेड साइक्लोनिक रेवोल्यूशन, के इन दो स्टेट्स का बनना, इन दो सॉवरेन डोमिनियंस का बनना जो है एक अनप्रेसिडेंटेड यानी कि रेवोल्यूशन है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। This mighty subcontinent with all kinds of inhabitants has been brought under a plan which is titanic, unknown, unparalleled. कि यानी कि ये एक ऐसे प्लान से गुजरा है ये सबकॉन्टिनेंट जो कि अपनी नौयत में एक टाइटैनिक प्लान था, यानी कि बहुत बड़ा, ह्यूज, वेरी बिग। और लफ्ज टाइटैनिक निकला है टाइटन से। टाइटन का मतलब होता है कोई बहुत ही बड़ी और जो है देवकामत मखलूक। तो वहीं से लफ्ज निकला टाइटैनिक। तो इट इज अ टाइटैनिक, अननोन एंड अनपैरेलल्ड सॉर्ट ऑफ प्लान, जिसकी अनपैरेलल्ड का मतलब जिसका हम पल्ला या जिसकी कोई मिसाल जो है अभी तक नजर नहीं आती है। डीलिंग विद अवर फर्स्ट फंक्शन, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज इज दिस। एम्फसाइज का मतलब होता है किसी चीज पर जोर देना। तो कहता है जहां तक हमारे जो फंक्शंस हैं उनमें जो हमारा पहला फंक्शन है, पहला हमारा जो फर्ज है वो ये, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज, जो सबसे पहली चीज जिस पर मैं जोर देना चाहूंगा वो ये है, रिमेंबर दैट यू आर नाउ अ सॉवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी एंड यू हैव गॉट ऑल द पावर्स। कि आप इस चीज को जहन में रखिए कि आप एक सॉवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी हैं, यानी कि आपके पास सारी पावर्स हैं। और जब तक कि लोगों को अपनी पावर्स का एहसास नहीं होता है तो वो अपनी जिम्मेदारियां भी प्रॉपर्ली अदा नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा कायदे आज़म उनको उनकी पावर्स का एहसास दिला रहे हैं कि यू हैव गॉट द पावर विद यू। लिहाजा इस मुल्क के अंदर जो भी अच्छे काम आप कर सकते हैं चीजों को बेहतर करने के लिए, एज ए सॉवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी उनको जो है सर अंजाम देने की कोशिश कीजिए, बिकॉज यू हैव all the powers with you. It therefore places on you the gravest responsibility. यानी कि पावर जब भी आती है तो फिर आपके साथ जो है फिर वो जिम्मेदारियां भी लेकर आती है। तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी, ग्रेव का मतलब होता है बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, as to how you should take your decisions, कि आपने अपने फैसले कैसे करने हैं। पावर का मतलब ये नहीं है कि आप शुतर बेमुहार जैसे भी चाहें अपनी फैसले करते रहें स्टेट के। आपने सोच समझ कर जो है डिसीजंस लेने हैं। एंड द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सो दैट द लाइफ, प्रॉपर्टी एंड रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स आर फुली प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। ठीक है, तो पहली जो ड्यूटी है स्टेट की वो क्या है, लोगों की जान माल का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ उनको प्रोवाइड करना। लिहाजा लॉ एंड ऑर्डर को आपने मेंटेन करवाना है ताकि क्राइम ना हो और लोग जो हैं दूसरों की जान और माल के ऊपर हमले ना करें और सब लोग जो हैं एक तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के साथ इस मुल्क के अंदर ज़िंदगी गुजारें।
The second thing, और दूसरी बात क्या है? The second thing that occurs to me is this: one of the biggest curses from which India is suffering is bribery and corruption. कि जो सबसे बड़ी कर्ज है, सबसे बड़ी लानत है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो हैं या सब कॉन्टिनेंट के लोग जो थे अभी भी यानी कि वो मुब्तला हैं, वो है ब्रिबरी, रिश्वत और करप्शन. दैट रियली इज अ पॉइजन, जो कि एक जहर है. वी मस्ट पुट दैट डाउन विद एन आयरन हैंड. पुट दैट डाउन का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना. सो वी मस्ट पुट दैट डाउन, कि हमें इस चीज को खत्म करना होगा विद एन आयरन हैंड. विद एन आयरन हैंड का मतलब आहिनी हाथों से, माना बड़े ही ताकत के साथ जो है हमें इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना है. एंड आई होप दैट यू विल टेक एडिक्वेट मेजर्स, और मुझे यकीन है कि आप मुनासिब इकदामात करेंगे. टेक एडिक्वेट मेजर्स का मतलब होता है मुनासिब इकदामात करना. एडिक्वेट का मतलब मुनासिब या सफिशिएंट. As soon as it is possible for this assembly to do so. So these are the two most important things. Number one, आपने जो है लोगों की जान माल को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना है, और नंबर टू, आपने करप्शन और ब्रिबरी का खात्मा करना है with an iron hands. ब्लैक मार्केटिंग, उसके बाद कायद-ए-आज़म कह रहे हैं कि is an another curse, कि एक और बहुत बड़ी कर्ज जो है वो ब्लैक मार्केटिंग है. ब्लैक मार्केटिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी कारोबार अगर आप इस मुल्क में कुछ इस अंदाज में करते हैं जो कि मुल्क के लॉज के अगेंस्ट है, यानी कि आप कोई स्मगलिंग का माल बेच रहे हैं, या आप टैक्स नहीं जमा करवा रहे हैं, या आप जो है अपनी दुकान के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इट इज एन इलीगल और अगेंस्ट द लॉ वे ऑफ डूइंग बिजनेस, कि ये एक गैर कानूनी और कानून के ज़ाब्तों के खिलाफ किया जाने वाला बिजनेस है, और इसी को ब्लैक मार्केटिंग कहा जाता है. ठीक है, या जखीरा अंदोजी हो गई. तो ब्लैक मार्केटिंग इज अनदर curse. Well, I know that black marketers are frequently caught and punished. Now you have to tackle this monster, which today is a colossal crime against society in our distressed conditions. Distressed conditions का मतलब है बहुत ही बुरे हालात, यानी कि एक तो हम वैसे ही बहुत बुरे हालात में हैं, और ऊपर से अगर लोगों को खुल खेल कर जो है ये यानी कि मौका दे दिया जाए कि वो ब्लैक मार्केटिंग करें, तो उससे तो जो है हमारी रही सही जो है बर्बादी की कसर भी पूरी हो सकती है. तो वी हैव टू टैकल दिस मॉन्स्टर. हमने जो है इस मॉन्स्टर का या इस बला का, इस मुसीबत का जो है हमने खात्मा करना है, विच टुडे इज अ कोलोसल क्राइम, जो कि आजकल के दौर में एक बहुत बड़ा क्राइम है. कोलोसल का मतलब होता है बहुत बड़ा क्राइम. ठीक है, इन अवर डिस्ट्रेस कंडीशन आई थिंक दे ought to be very severely punished. कि ब्लैक मार्केटर्स जो हैं उनको सीवियरली पनिश करना है, आपने सख्ती से जो है उनके साथ पेश आना है, बिकॉज दे अंडरमाइन द एंटायर सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ फूड स्टफ्स एंड एसेंशियल कमोडिटीज एंड कॉज होलसेल स्टारवेशन. तो ये ऐसे जो जखीरा अंदाज होते हैं जो कि कानून के ज़ाब्तों के खिलाफ जो है वो कारोबार करते हैं, तो दे एक्चुअली अंडरमाइन, वो पूरे के पूरे सिस्टम की जड़ें खोखली करते हैं. दे अंडरमाइन द एंटायर सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड रेगुलेशन. अंडरमाइन का मतलब होता है जड़ें खोखली करना, एंटायर सिस्टम की जो है किसी भी मुल्क के अंदर कंट्रोल एंड रेगुलेशन के. और उससे क्या होता है कि एक होलसेल स्टारवेशन जो है मुल्क के अंदर पैदा होती है. स्टारवेशन का मतलब होता है भूख या अफलास कि एक होलसेल भूख और अफलास की कैफियत पैदा होती है, जो कि मसनूई होती है, क्योंकि फूड तो होता है सोसाइटी में, लेकिन चंद लोगों ने उसको जो है वो अपने पास जखीरा किया हुआ होता है ताकि प्राइस बढ़े तो तब उनको बेचें हम. तो ऐसे लोगों के खिलाफ आयरन हैंड्स के साथ आपने जो है पेश आना है. सो दे मस्ट नॉट बी अलाउड टू ब्लैक मार्केट द एसेंशियल कमोडिटीज जो जरूर रोजमर्रा की चीजें, उनकी वो ब्लैक मार्केटिंग की तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जा सकती. द नेक्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स मी, अब देखें यहां पर स्ट्राइक्स के मतलब क्या हुआ कि वो चीज जो कि मेरे जहन में आ रही है. तो द नेक्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स मी, कि वो चीज जो कि मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, इज अ लेगेसी विच हैज बीन पास्ड ऑन टू अस. कि एक लेगेसी, एक विरसा हमें मिला है, एक कुछ और बुराइयों का भी, और हमें उनसे भी जान छुड़वानी है. और वो कौन सी है? अलॉन्ग विद मैनी अदर गुड थिंग्स एंड बैड हैज अराइव्ड दिस ग्रेट ईवल, द ईवल ऑफ निपोटिज्म एंड जॉबरी. ठीक है, कि ये निपोटिज्म और जॉबरी जो है ये भी हमें विरसे में मिले हैं. निपोटिज्म कहते हैं जब आप अपने प्यारों को, अपने अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को जो है माली फायदे पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जब आप गवर्नमेंट में होते हैं,
تو چاہے وہ میرٹ پر پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں، لیکن آپ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ آپ کا دوست ہے، آپ کا عزیز ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اسی کو فائدہ ہو، اور آپ میرٹ کا جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں. تو یہ نیپوٹزم جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے ہمیں جان چھڑانی ہے. اینڈ جابری کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے اختیارات آپ کی جاب آپ کو دیتی ہے وہ آپ اپنے فائدے کے لیے جب یوز کرتے ہیں تو یہ جابری کہلاتا ہے. تو دس ایول مسٹ بی کرشڈ ریلینٹلیسلی. یہ ایول بھی ہم نے ریلینٹلیسلی کرش کرنا ہے. ریلینٹلیسلی کا مطلب ہے ود آئرن ہینڈز. ٹھیک ہے، بڑی ہی جو ہے بے رحمی کے ساتھ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. I want to make it quite clear that I shall never tolerate any kind of jobbery. کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی قسم کی جابری کو، نیپوٹزم کو اور any other influence directly or indirectly brought to bear upon me، کہ کوئی بھی اگر مجھ پر کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا کہ میں اس کے عزیزوں کو یا اس کو جو ہے against the merit, against the law جو ہے اس کو فائدہ پہنچاؤں، تو I will not tolerate it. میں اس چیز کو بالکل بھی ٹالریٹ نہیں کروں گا، برداشت نہیں کروں گا. Now if we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous, we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people and especially of the masses and the poor. کہ اگر ہم اس ملک کو جو ہے واقعی ایک عظیم ملک بنانا چاہتے ہیں، ایک پراسپرس کنٹری بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں مکمل طور پر سولیلی مینز یہی واحد جو ہے ٹاسک ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ ہم کانسنٹریٹ کریں آن دا ویل بینگ آف دا پور پیپل. کہ جو غریب لوگ ہیں، ماسز کا مطلب ہوتے ہیں جو بڑی تعداد میں جو پور لوگ ہیں، ان کو جو ہے ہم نے ان کی حالت کو ہم نے بہتر بنانا ہے، اور ہم نے ایسی پالیسیز ہم نے جو ہے وضع کرنی ہے تاکہ ان کی مالی حالت، ان کی تعلیمی حالت، ان کی صحت کی حالت جو ہے وہ امپروو ہو. If you will work in cooperation, forgetting the past, burying the hatchet. کہتا ہے کہ اگر آپ کوآپریشن کے ساتھ کام کریں، اپنے پاسٹ کو فرگیٹ کرتے ہوئے، burying the hatchet. hatchet کا مطلب ہوتا ہے کلہاڑا، لیکن یہاں پر bury the hatchet کا مطلب ہوتا ہے اپنے ذاتی تضادات کو، اپنی ذاتی جھگڑوں کو اگر آپ ختم کرتے ہوئے مل جل کر کام کرتے ہیں، you are bound to succeed. تو آپ یقیناً جو ہیں کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے. If you change your past and work together in a spirit that every one of you, no matter to what community, color, caste or creed he or she belongs, is first, second and last a citizen of this state with equal rights, privileges and obligations. ٹھیک ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے پاسٹ کو چینج کرنا ہے، اور پاسٹ کو چینج کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کہ آپ اپنے پریزنٹ کو اچھا بناتے جائیں، اور اپنا پریزنٹ جو ہے اس کو انصاف کے اوپر جو ہے لے کر چلتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی آپ کا پاسٹ بھی جو ہے وہ بہتر ہوتا جاتا ہے. تو جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کلر سے، کاسٹ سے، ذات سے، کریڈ سے، کوئی بھی آپ کا جو ہے عقیدہ ہے، تو آپ جو ہے بلانگ کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ سٹیزن ہیں اس اسٹیٹ کے، اور آپ کے رائٹس ایکول ہیں، آپ کی پریویلیجز یعنی کہ وہ بھی ایکول ہیں، اور آپ کی ڈیوٹیز بھی جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں، اوبلیگیشنز آپ کی ایک جیسی ہیں. وی شوڈ بگن ٹو ورک ان دیٹ اسپرٹ اینڈ in course of time all these angularities of majority and minority communities. ٹھیک ہے. تو یہ جتنے بھی پہلو ہیں یہ سارے جو ہمیں سامنے رکھتے ہوئے جو ہے ہمیں کام کرنا ہوگا. we should begin to work in that spirit. اس اسپرٹ کے ساتھ کہ ہم نے ان سارے تضادات کو، ان سارے فرقوں کو ختم کر کے جو ہے صرف پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. in the course of time کا مطلب ہوتا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا. ٹھیک ہے. in the course of time all these angularities of the majority and minority communities. تو یہ ساری angularities جو یعنی کہ جو شارپ پوائنٹس ہیں یا تضادات ہیں میجورٹی اور مائنورٹی کمیونٹیز کے یا سوسائٹیز کے، ان کو ہم نے جو ہے پس پشت ڈال کر جو ہے we have to move forward for the greatness of this country. No power can hold another nation in subjection. subjection کا مطلب ہوتا ہے غلامی، کہ کوئی بھی پاور اب دوسری پاور کو جو ہے غلامی میں نہیں رکھ سکتی. therefore we must learn a lesson from this. you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other place of worship in this state of Pakistan. you may belong to any religion or caste or creed. that has nothing to do with the business of the state. یعنی کہ اسٹیٹ کا بزنس جو ہے، اسٹیٹ کا فنکشن جو ہے وہ آپ کو آپ کی جان اور مال کی جو ہے وہ اور آپ کی عزت آبرو کی جو ہے وہ تحفظ ہے، اس کو جو ہے وہ ایک سیکورٹی پرووائڈ کرنا ہے. تو یہ جو بیسک کام ہے اسٹیٹ کا، اسٹیٹ صرف اس کو دیکھے گی اور آپ کے لیے خوشحالی کے موقع پرووائڈ کرنا ہے. اس کو اس چیز سے غرض نہیں کہ آپ کون سی کاسٹ، کریڈ یا ریلیجن سے آپ تعلق رکھتے ہیں. اسٹیٹ کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے. وی آر اسٹارٹنگ ان دا ڈیز
when there is no discrimination, no distinction between one community and another. यानी कि एक ऐसा दौर अब आ गया है जिसमें कम्युनिटीज जो हैं वो एक ही हैं. There is no distinction and no discrimination. Discrimination का मतलब होता है differences और distinction का मतलब भी होता है differences. तो कम्युनिटीज में अब कोई भी differences नहीं रहे. No discrimination between one caste or creed or another. ठीक है, तो ये दौर जो है अब तब्दील हो चुका है और हमें भी अपने आप को तब्दील करना है. वी आर स्टार्टिंग विद दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट वी आर ऑल सिटीजन्स एंड इक्वल सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट. जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो बुनियादी असूल है, वो यही है कि वी ऑल आर इक्वल सिटीजन्स ऑफ दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई डू नॉट विश टू टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम. देखें, जब आप अपनी स्पीच को खत्म करते हैं तो आप इस अंदाज में आप कहते हैं कि मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा. तो यहां पर कायदे आज़म भी कह रहे हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आई डू नॉट विश टू टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम, कि मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता. एंड थैंक यू अगेन for the honor you have done to me, कि जो इज्जत आपने मुझे दी है. I'm once again extremely thankful to you. I shall always be guided by the principles of justice and fair play. कि मेरे सामने जो दो प्रिंसिपल्स हैं जिनको सामने लेकर जो है मैं आपके साथ चलूंगा, वो हैं इंसाफ और फेयर प्ले, यानी कि सबके साथ में फेयर रहूं, विदाउट एनी पॉलिटिकल लैंग्वेज, प्रिजुडिस और इल विल. कि मुझे इससे कोई गरज नहीं कि आप कौन सी जुबान बोलते हैं, आप कौन से क्रीड से हैं. मैंने जो है ना हर लिहाज से जो इंसाफ के साथ आपके साथ चलना है. माई गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी जस्टिस एंड कंप्लीट इम्पार्शियलिटी. कि मेरा जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, जो कि मुझे गाइड करता है या मेरी जिंदगी को जिसने गाइड किया है, वो है इंसाफ और इम्पार्शियलिटी. इम्पार्शियलिटी का मतलब है न्यूट्रलिटी, कि मैंने किसी की साइड नहीं लेनी है, मैंने सच की साइड लेनी है और मैंने हक के साथ जो है वो चलना है. एंड आई एम श्योर दैट विद योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन आई कैन लुक फॉरवर्ड टू पाकिस्तान बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. कि मैं जो हूं आपकी मदद से देख रहा हूं कि पाकिस्तान विल बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ पाकिस्तान. तो डेफिनेटली अगर आज भी हम जॉबरी और नेपोटिज्म और उसके अलावा जो करप्शन है और ब्लैक मार्केटिंग है, यानी कि सारी इवल्स जिनका कायदे आज़म ने जिक्र किया है, इन पर काबू पा लेते हैं और एक इंसाफ सबको जो है प्रोवाइड करते हैं, एक जैसा इंसाफ सबको प्रोवाइड करते हैं, तो देयर इज़ नो डाउट कि पाकिस्तान जो है वो अभी भी दुनिया की बेहतरीन जो है और मोस्ट डेवलप्ड नेशन बन सकता है. क्योंकि अल्लाह ताला ने जितनी पाकिस्तान को सलाहियतें दी हैं, जितनी पाकिस्तान को खूबियाँ अता की हैं और जितने वसाइल दिए हैं, तो वो तो शायद ही किसी मुल्क के पास हों. तो लिहाजा हमें बस उनको अच्छे तरीके से डिसिप्लिन के साथ यूज़ करना आना चाहिए और देखना चाहिए. जो मेन प्रॉब्लम्स थी उनका कायदे आज़म ने बहुत पहले जब पाकिस्तान बना उसी वक्त जो है वो इंटीमेशन दे दी कि दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव टू कोप विद एंड दैट यू हैव टू डील विद आयरन हैंड एंड यू हैव टू क्रश दैम. आपने उनको क्रश करना है, ठीक है. लेकिन अब आगे चलकर जो है कैसे क्रश करना है, किस तरीके से कानून का निफाज करना है, दैट इज अपॉन द rulers who are actually doing the business of government. Thank you, so nice of you.